Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, जहाँ पे हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। और हमने देखा था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं, है ना। डायस्ट्रॉफिज्म हमने देखा, फिर हमने एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक प्रोसेसेस देखे। एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट के बनने का प्रोसेस, और ओरोजेनिक मतलब माउंटेन के बनने का प्रोसेस। ठीक है, चलिए आज क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्या क्लासिफिकेशन है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमने देखा कि यार दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। और एंडोजेनिक हमने देखा जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर के फोर्सेस से जो बनता है लैंड, है ना, उससे जो वो जो प्रोसेस होते हैं उसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि वो इंटीरियर ऑफ अर्थ के प्रोसेस से बन रहे हैं। और एक्सोजेनिक जो बाहर के फोर्सेस से बनते हैं, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, इन सब प्रोसेस से जो बनते हैं वो होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। करेक्ट। अब एंडोजेनिक प्रोसेस भी दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं स्लो मूवमेंट्स। अब जो अंदर के फोर्सेस हैं एंडोजेनिक, वो स्लो भी हो सकते हैं। स्लो मतलब बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं, जैसे मान लो प्लेट का मूवमेंट है। अब प्लेट का मूवमेंट हमको पता थोड़ी चलता है, वो तो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स हो रहा है। इंडिया जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब पूरा जो गोंडवाना से सेपरेट हुआ और अफ्रीका से सेपरेट होके आज इक्वेटर के ऊपर जो इंडिया है, ये हमको पता थोड़ी चला, क्योंकि ये तो भाई 90 मिलियन 100 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम लैप्स है। तो ये बहुत ही स्लो मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गए, इसी को ही हम डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं, जिससे कि अर्थ जो है वो एलिवेट होती है और अपलिफ्ट होती है ना। उसी से ही कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। करेक्ट। तो और दूसरे मूवमेंट्स हैं जो सडन मूवमेंट्स हैं। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक बहुत सडन होता है ना, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी आता है। पहले 3 मैग्नीट्यूड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे नहीं होता है। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। हमने अर्थक्वेक पढ़ा था कि भाई ये तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सडन एनर्जी रिलीज होता है, तो उससे प्लेट्स शेक करती हैं, है ना, और उससे अर्थ शेक करती है। तो वही होता है, तो वो तो सडन हो गया। और वॉल्केनिज्म भी सडन प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्केनो भी ऐसे बता के थोड़ी आता है कि आज इरप्ट होने वाला है ना। वो एकदम से इरप्ट हो जाता है कभी, है ना। तो ये दोनों हैं सडन मूवमेंट्स। और इन दोनों और ये दोनों इंटीरियर ऑफ अर्थ के फोर्सेस हैं, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ में होती है, और जो मैग्मा आता है वो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ से आता है। तो दोनों ही एंडोजेनिक हैं बट सडन है। ठीक है। स्लो मूवमेंट्स में, अब स्लो मूवमेंट्स भी नीचे दो में डिवाइडेड हैं। एक तो वर्टिकल मूवमेंट्स और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। वर्टिकल में या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, है ना। वर्टिकल तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊपर अपलिफ्ट हो जाए या तो लैंड, ठीक है, और या तो फिर नीचे धंस जाए। ठीक है। जब जैसे आपने देखा होगा, जैसे अर्थक्वेक आता है तो लैंड धंस जाती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह धंस जाती है, कहीं कहीं ऊपर भी उठ जाती है ना। तो ये जो ऊपर उठने और नीचे जाने का प्रोसेस है ना, इसी से ही कॉन्टिनेंट बनते हैं। करेक्ट। क्योंकि प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट ऑब्वियसली ऊपर जाएगी और एक प्लेट नीचे जाएगी, है ना। दोनों ऊपर तो जा नहीं सकती। तो अपलिफ्टमेंट से जो बनता है कॉन्टिनेंट, उसको हम एपिरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि वर्टिकल मूवमेंट में दो हो सकते हैं, ऊपर और नीचे, और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। अब हॉरिजॉन्टल जो होगा वो ओरोजेनिक होगा, जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होगा। कैसे? जब हमने देखा था कि यार, जब हमने ये देखा था कि प्लेट्स टकरा रही हैं, हमने देखा था कि एक इंडियन प्लेट यहाँ से आ रही है, यूरेशियन प्लेट यहाँ से आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था ना। तभी तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था और ये टकराई, तभी तो ऐसे वो माउंटेन बना। करेक्ट। अब मान लो ये ऐसे ऊपर नीचे टकराती हैं, तो ऊपर नीचे से थोड़ी माउंटेन बनता है ना। तो सिंपल है बहुत। ठीक है ना, कि ये जो माउंटेन बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से ही बनता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल ही मूव करती हैं प्लेट और टकराती हैं, तभी एक पार्ट अपलिफ्ट होकर ऊपर जाता है और माउंटेन बनता है। ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मान लो ऐसा होता है कि ये जो प्लेट है, मान लो ऐसा होता है कि ये प्लेट यहाँ पे है, ये प्लेट यहाँ पे है, और ये ऐसे ऊपर जा रही होती, ये नीचे जा रही होती, तो इससे कोई माउंटेन थोड़ी बनता है ना। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनते हैं। करेक्ट। और जो अर्थ बनती है
जो मतलब अर्थ की क्रस्ट बनती है, जो कॉन्टिनेंट बनते हैं, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट से बनते हैं। करेक्ट। अब ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, अब ये जो फोर्स है, हमने देखा था ना कि ये वाला जब आ रहा है, जब दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है बेसिकली, है ना। कंप्रेशन हो रहा है तभी ये लैंड उठ रही है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि टेंसाइल हो, है ना। याद है हम जब ब्लॉक माउंटेन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो ब्लॉक होते हैं माउंटेन के, ठीक है, अब ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। करेक्ट। हमने देखा था जब हम कंप्रेशन करते हैं इसको, ठीक है, तो ये लैंड ऊपर उठ जाती है। करेक्ट। और जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तब भी ऊपर उठ सकती है। कैसे? कि जो अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, तो जब टेंशन आती है तो ये ब्लॉक इधर सेपरेट हो जाएगा, ये ब्लॉक इधर सेपरेट हो जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, है ना। ब्लॉक माउंटेन ऐसे ही तो बने थे, है ना। फॉल्ट लाइन होती थी एक, फॉल्ट लाइन के अक्रॉस, मतलब फॉल्ट लाइन के ऊपर उठ जाते थे ये लोग, है ना। यही हमने बात करी थी। कंप्रेशन कंप्रेशन जब फोर्सेज आ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो फोल्ड माउंटेन्स बने थे ये कंप्रेसिव फोर्स से बने थे, है ना। क्योंकि दो प्लेट्स आपस में आ रही थी और एक लैंड ऊपर फोल्ड होती चली गई, ऐसे नैप बना था, फिर थ्रस्ट प्लेन पढ़ा था हमने, है ना। तो उसमें उससे ये वाला यंग फोल्ड माउंटेन्स बने थे। करेक्ट। तो वो वही बोला कि माउंटेन जो है वो कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों फोर्सेस से बन सकते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो टेंसाइल फोर्सेस से बनते हैं। करेक्ट। फॉल्ट माउंटेन्स जो होते हैं, और जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उसमें फोर्स कैसा होता है, कंप्रेसिव होता है। करेक्ट। फिर आ गया दूसरा हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब एक्सोजेनिक में क्या था, एक तो हमने ये पढ़ा था कि बाहर वाले एजेंट्स करते हैं। करेक्ट। तो उसमें एक्सोजेनिक में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। ठीक है। वेदरिंग हमने देखा था, वेदरिंग क्या होता है कि जब आप किसी रॉक को तोड़ने का कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब कोई रॉक पड़ा है, उसको विंड तोड़ने का कोशिश कर रही है, या उसको वाटर ग्लेशियर तोड़ने का कोशिश कर रहा है, फ्रैगमेंट्स में जब हम रॉक को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है वेदरिंग। ठीक है। अब ये हो सकता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आगे देखेंगे हम ये कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्या है। ठीक है। कैसे कैसे होता है वो भी देखेंगे। और इरोजन किससे होगा, वेदरिंग तो चलो ये प्रोसेस हो गया फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में आप जैसे मान लो कि फोर्स लगा के कर रहे हो बाहर से, एक्सटर्नल, ठीक है, तो वो उससे अगर आप रॉक को तोड़ते हो तो वो फिजिकल हो गया। केमिकल, अगर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करके हम रॉक को तोड़ें, सॉल्यूशन में भी तो डिज़ोल्व हो सकता है ना। कुछ कुछ बहुत हार्ड मेटल्स होते हैं जो आप हाथ से नहीं तोड़ सकते, बट आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे तो वो हो जाते हैं डिज़ोल्व। जैसे गोल्ड, गोल्ड पता है ना आपको गोल्ड कैसे होता है, गोल्ड ऐसे ही होता है। गोल्ड को आप तोड़ने की कोशिश करोगे हाथ से, टूटेगा नहीं, टूटेगा। बट वहीं आप एक एसिड सॉल्यूशन में उसको डिज़ोल्व करो तो गोल्ड के पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व होने लगते हैं, धीरे धीरे छूटने लगता है। तो ये जो सोनार वनार के पास जाते हो ना आप लोग की, जिसमें ये पॉलिशिंग, गोल्ड पॉलिशिंग में आप जाते हो, तो गोल्ड पॉलिशिंग में यही होता है, वो थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकलता है उससे, है ना। तो इसी टाइप से होता है वो। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग बींग्स की वजह से होता है, वो है बायोलॉजिकल। अब इरोजन जो है उसमें रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, करेंट्स, विंड्स, ये सब एजेंट्स हैं हमारे इरोजन के, है ना। यही इरोड करते हैं। हमने देखा था जब माउंटेन इरोड करना होगा तो विंड्स भी कर सकती हैं, वेव्स एंड करेंट्स भी कर सकते हैं। अब जैसे कि वे ये सब हम लैंड फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि वेव्स एंड करेंट्स जो हैं वो बीचेस में, जो बीच होता है वेव्स वहीं पे आती हैं, तो वो कैसे लैंड बीच को कैसे शेप करती हैं। ठीक है। जो बीच के यहाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैसे शेप करती हैं, ठीक है, तो वो भी इरोड करती हैं। ग्लेशियर्स भी इरोड करते हैं, राइट। ग्लेशियर जब ऐसे पीक से आ रहा होता है ग्लेशियर, ठीक है, तो अपने साथ पार्टिकल्स को इरोड करके लेके आता है साथ में, है ना। हमने देखा था आउटवॉश प्लेन, हमने देखा था कि आउटवॉश प्लेन में जाके ग्लेशियर जो है वो अपना जो सामान है वो डिपॉजिट कर देता है ना। तो वो हो गया। फिर ग्राउंड वाटर भी करता है ये, ग्राउंड वाटर भी इरोड करता है। रनिंग वाटर भी करता है, रनिंग वाटर तो करता ही एक है ना। उसके बाद डिपोजिशन भी यही लोग करेंगे, जो जो इरोजन करता है वही डिपोजिशन भी करता है ना। यही लोग इरोड करके तो ले जाएंगे कहीं पे पार्टिकल्स। विंड जो है, अब जब मैंने बोला था कि विंड विंड जो है वो डेजर्ट से सैंड उठा के कहीं ट्रांसपोर्ट करती है और लोएस्ट प्लेट्यू बनाती है। हमने देखा था ना कि हिल पे अगर यही जो पार्टिकल हैं सैंड के वो डिपॉजिट होने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोएस्ट प्लेट्यू बोल देते हैं। करेक्ट। तो ये विंड जो इरोड कर रही है मटेरियल, वो साथ में कैरी भी कर रही है और ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट भी कर रही है ना। तो डिपोजिशन में भी सेम फैक्टर्स काम करेंगे, रनिंग वाटर, ग्राउंड, ग्लेशियर, वेव्स, करेंट्स। ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।